नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के अंश सुनाती हूँ। बिखरे हुए नगमे भाग 10। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। माँ कस्तूरी देवी के अभिप्राय के आगे बेटा निखिलेश अपने तरफ से बहुत से बातें करते हुए अपने माँ को समझाने की कोशिश करने लगा ताकि उसके घर वाले शर्मिष्ठा से बेटा निखिलेश के शादी करवाने को राजी हो जाएं। ऐसे में बड़ी देर तक चिंता करने के बाद माँ कस्तूरी देवी कहने लगी, बेटा तेरा कहना भी सही है। फिर तो यह बात भी सही है कि तू खुद ही शादी ब्याह करके घर बसा ले। हमारी जरूरत ही क्या है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर धूमधाम से इतने सारे गाजे बाजे और बारात लेकर जाने की भी क्या आवश्यकता है। शादी ही तो करनी है, बगैर रिश्तेदारों के, बगैर बारात, बगैर बाजे के भी तो शादी हो सकती है। कुछ दिन बीत गए कि अखिलेश शर्मिष्ठा के विषय में सारे कुछ पता लगाते हुए एक रोज अपने माँ को कहता है, माँ भैया जिस लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, असल में यह लोग हमारे बिरादरी के नहीं हैं। दूसरी बात है कि वह लड़की डॉक्टर भी नहीं है। वह किसी कॉलेज में प्रोफेसर की पद पर है और पीएचडी कर रही है। पीएचडी पूरी होने पर वह भी डॉक्टर शर्मिष्ठा के नाम से जानी जाएंगी, मगर भाई साहब की तरह डॉक्टर नहीं जो बीमार मरीजों के इलाज करती है। और उसके परिवार में अब माँ अकेली है। पिताजी के स्वर्गवास हो चुका है और उसकी बड़ी 2 बहनें हैं जो अपने ससुराल में है। दिन गुजरने लगा। एक तरफ जहां निखिलेश अपने प्रेमिका शर्मिष्ठा से शादी करके घर बसाने को बेताब हो रहा है, वहीं घर वाले अपने बिरादरी के तथा अपने पसंद के लड़की से बेटे निखिलेश के शादी करवा कर घर में बहू लाने की विचार व्यक्त करने लगे। ऐसे में घर पर बेटा निखिलेश और माता पिता के विचार के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। बाकी भाई बहन इस विषय में कोई भी विचार व्यक्त करने से बचने लगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कल को क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि समय के साथ साथ कब किसको किसी से प्यार मोहब्बत हो जाए यह भी कहना मुश्किल है, और यह भी कहना मुश्किल है कि वह भी अपनी बिरादरी के होंगे या नहीं। विशेषकर बाकी तीनों भाई के लिए तो कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अपने काम से घर से बाहर निकलना होता है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि कब किसके नजरों से टकरा जाए। और जहां तक बहनों की बात है, उन्हें तो कठोर शासन व्यवस्था के बीच में से ही गुजारने पड़ते हैं। ऐसे में उन्हें ऐसी खुली छूट भी नहीं मिलती कि किसी से आंखें चार कर सकें। जैसे जैसे समय बीतते गया, निखिलेश के शादी को लेकर घर पर आपसी खींचतान चरम पर चली गई। इस पर निखिलेश अपने बहनों की मदद लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि बहनों को शर्मिष्ठा पसंद आ गई है। ऐसे में शायद यह लोग उसे इस विषय में कुछ मदद कर सकती हैं। निखिलेश सोचने लगा, अगर मेरे बहनें रिकमेंडेशन करेंगी तो शर्मिष्ठा हमारे घर की बहू बन सकती है। मगर बहन मनोरमा का कहना है, भैया उस फोटो वाली लड़की है तो बड़ी खूबसूरत और हमारी भाभी बनने की लगभग सभी गुण उनमें है, मगर जहां तक हमारे माता पिता के विचार की बात है, उस पर हम लोग किसी भी प्रकार की कमेंट्स नहीं कर सकते। अर्थात इस विषय में हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों बहनें इस घर के जरूर है, मगर इस घर में चंद दिनों की मेहमान है। हमारी भी पता नहीं कब यहाँ से पत्ता काटने वाली है। जैसे ही कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएंगे, तुरंत हमारी शादी करवा कर ससुराल में भेज देंगे। उसके बाद हमारी मायके से सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। हम लोग सारे पराये हो जाएंगे, जो कि इस दुनिया के नियम है। इस परिस्थिति में हम लोग आपके समर्थन में कुछ कहूँ ऐसा भी स्थिति नहीं रही है, क्योंकि भविष्य के विषय को लेकर यह लोग कभी हमारे विचार से सहमत नहीं होंगे। ऐसे में हम लोग कहें भी तो क्या कहें। जैसे जैसे दिन बीतता गया, आपसी खींचतान और भी बढ़ती चली गई कि घर पर घमासान छीड़ गई है। ऐसे में निखिलेश बहुत परेशान हो गया, जिसके समाधान खोजने के लिए अपनी बात शर्मिष्ठा को विस्तार पूर्वक कहने पर शर्मिष्ठा चिंता व्यक्त करते हुए कहती है, अब क्या होगा। ऐसे में निखिलेश कहता है, अब देखो
हमें कोई ना कोई उपाय तो खोजने होंगे ताकि हमारे सारे समस्या दूर हो सकें। बातों बातों में शर्मिष्ठा बहुत से सुझाव देती है ताकि आपसी संबंध में खटास न आए। इस पर निखिलेश कहता है, ठीक है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर पता नहीं कल को क्या होगा। बात धीरे धीरे शर्मिष्ठा के माँ सुनंदा देवी तक पहुँच गई तो चिंता जाहिर करते हुए कहती है, बेटा, मुझे तो पहले ही शंका थी। मुझे जब जब निखिलेश के बारे में पता चला तो मैं तभी तुझे कही थी कि कहीं भविष्य में बड़ी किस्म का उलझने ना खड़ी हो, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तो बात बहुत पुरानी हो गई है। छोटी घाव भरने में ज्यादा समय नहीं लगते, मगर बड़े घाव भरने में अधिक समय लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घाव भरते नहीं और जीवन भर के लिए दर्द देकर जाती है, और हमें ऐसी किसी भी परिस्थिति से पहले ही बचने की प्रयास करनी चाहिए थी, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देख, ना जाने कैसे कैसे विकट परिस्थितियों से गुजारने पड़ेंगे, जो न केवल तेरे लिए दुखदायक स्थिति बनती जा रही है, हम सभी के लिए दुखदायक स्थिति बनती जा रही है। अब तो परिस्थिति ऐसी है कि बहुत ही दुखदायक स्थिति बनती जाएगी। मैं तुझे पहले ही कही थी कि हमारी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां निखिलेश से अलग है, जो बिल्कुल ही मैच नहीं करते। ऐसी अवस्था में उनसे हमारी रिश्ता बनने की सपना नहीं देखनी चाहिए थी, जो कभी भी वास्तविक रूप नहीं ले सकती। मगर तूने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अब क्या होगा और जो भी होंगे मुझे तो बहुत ज्यादा सुखदायक नहीं दिख रही है। हो सकता है कि जींद में आकर निखिलेश कोई ऐसे कदम उठा लेगा कि सभी के लिए नुकसानदायक परिणाम बनाकर देगी। गुजरते समय के साथ साथ एक तरफ जहां निखिलेश और शर्मिष्ठा के शादी को लेकर उसके घर पर घमासान छिड़ी हुई है, वहीं शर्मिष्ठा और उसके मां सुनंदा देवी बड़ी ही चिंता में दिन व्यतीत करने लगी। सुनंदा देवी मन ही मन सोचती रही, अब क्या होगा। मैं बार बार बेटी शर्मिष्ठा को समझाती रही कि उनके और हमारे मेल नहीं खाते, हमारी आर्थिक स्तर कभी भी उनके साथ रिश्ते बनवाने के स्थिति में नहीं रहे, ऊपर से हमारी सामाजिक स्तर और बिरादरी भी उनके साथ मेल नहीं खाते। हमें अहेतुक ऐसी उम्मीद करना निरर्थक है और कभी भी इस पर रुकावटें खड़ी हो सकती है। मगर इतने सारे समझने के बावजूद भी शर्मिष्ठा नहीं मानी। अब हालात इस जगह पर आकर खड़ी हो गई जिसकी मुझे शंका थी। अब क्या होगा। अब तो जो भी होगा कोई विशेष सुखदायक नहीं होगा। अब मुझे तो उनके परिणाम साफ साफ दिखाई दे रही है, जो विशेष सुखदायक नहीं होगा। अगर निखिलेश के घर वाले दबाव में आकर हमारी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार कर भी लेंगे तो खुशी से नहीं मानेंगे, जो जीवन भर के लिए दर्द के साथ निभाते रहने होंगे। अगर उनके घर वाले नहीं मानेंगे और निखिलेश अपने माता पिता के बातों को स्वीकार करते हुए किसी और से शादी कर ली तो शर्मिष्ठा के लिए इस तरह के प्यार मोहब्बत दर्द के रिश्ते में तब्दील हो जाएंगी। अगर निखिलेश अपनी जींद में आकर शर्मिष्ठा से शादी कर ली तो भी आपसी रिश्ते में अनचाहे दर्द की जहर घुलती जाएगी, जिसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब जो भी होगा विशेष सुखदायक कुछ भी नहीं होगा। शर्मिष्ठा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अब क्या होगा। हमारे इतने दिनों के प्यार मोहब्बत से गाथा हुआ माला जो हम दोनों अपने गले में पहनने की अरमान मन में पाल कर रखे थे, क्या यूं ही टूटकर बिखरती चली जाएगी। क्या हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्या मेरी प्यार सच्चा नहीं है। मैंने तो कभी अपनी प्यार में खोट नहीं रखी है। निखिलेश से मैं निस्वार्थ प्रेम किया है, हालांकि एकदम से नहीं। स्वार्थ प्रेम कहना भूल होगी, क्योंकि प्रेम कभी निस्वार्थ नहीं होती है। मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी भी तरह के छल कपट की है। मैंने दिल से उसको प्यार की है, दिल से चाहा है। फिर भी अब भगवान हमारी इतनी बड़ी परीक्षा ले रही हो। पता नहीं अब मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगी या नहीं। भगवान तुम कोई उपाय करो ताकि हमारी प्यार में रुकावटें खत्म हो जाएं और हम दोनों मिलकर एक हो सकें और जीवन भर एक साथ एक ही राह पर चल सकें, एक अपनी नई दुनिया बसा सकें और जीवन भर एक साथ रह सकें। पुराने दिनों की तरह अब भी लगभग रोज निखिलेश और शर्मिष्ठा की मुलाकात हो जाती है।
बस में ना होती तो अस्पताल में तो जरूर होती है और बहुत से अतीत तथा भविष्य की बातें करती है। मगर आपसी प्यार मोहब्बत के बातों के बीच एक ही बात उभर कर आती है। दुखी मन से शर्मिष्ठा कहती है, अब हमारे भविष्य का क्या होगा। अब किसी के चेहरे पर पहले की तरह रौनक नहीं है, दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसे में शर्मिष्ठा की उदासी चेहरा को देखकर एकाएक निखिलेश बहुत विचलित होकर कहता है, तुम चिंता ना करो, कोई ना कोई उपाय तो हो ही जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।